हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इवन जेई में भी इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये एक छोटा सा टॉपिक। हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसमें दो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट होगा एट इट्स एक्सिस। पहले हम लोग इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करेंगे, फिर हम लोग इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक रिंग बना के आपको समझाता हूँ वो रिंग होता कैसा है। ये है हमारा कोई रिंग, ठीक है। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू कोई चार्ज है जिसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ये डिस्टेंस आर रेडियस है इसकी, और यहां से कोई एक्सिस है, ये पूरी लाइन इसकी एक्सिस होती है। ये कोई डिस्टेंस है एक्स। एक्स डिस्टेंस दूर पे जाके कहीं पे भी इस एक्सिस पे कहीं पे भी, इसलिए मैंने डिस्टेंस एक्स ले लिया है। कोई पॉइंट पी है, यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब रिंग जो होता है, आपने देखा होगा, बैंगल देखा होगा। मैं आपको एक रिंग दिखा देता हूं। ये है एक छोटी सी रिंग, है ना। अब ये है एक्सिस रिंग का। रिंग का एक्सिस ये है, ऐसा कुछ, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ऐसे देखो, ठीक है। यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, यहां पे। और ये होता है एक्सिस पॉइंट। ये ऐसे, ये जो है ना लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ये एक्सिस कहलाती है। ये है कंप्लीट एक्सिस। हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये लंबी भी हो सकती है, ठीक है। यही हमारा पूरा सेटअप। अब देखो, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है ना, इसके लिए कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे को पता क्या है, अभी तक हमारे को ये पता है कि एक छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे जो होती है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एफ अपॉन क्यू करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है एक पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। हमारे को किसी कंटिन्यूअस बॉडी या फिर रिंग के कारण अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, इसी का हेल्प लेना है और इसको डिराइव करना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो पॉइंट चार्ज कोई है नहीं, एक चार्ज है जो कि टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे थोरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके कारण इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को पहले एक टेस्ट चार्ज चाहिए, सॉरी एक पॉइंट चार्ज चाहिए, क्योंकि हमारे को पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो हम पॉइंट चार्ज इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। ये इसका पूरा सर्कमफेरेंस है ना। इस सर्कमफेरेंस के अंदर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट कर लेता हूं, दैट इज डीएल। ये कंप्लीट लेंथ में से मैं एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कट कर लेता हूं। छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा, पॉइंट साइज्ड, है ना। इस छोटे से एलिमेंट में कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज होगी। अगर क्यू चार्ज इस टोटल रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस छोटे से एलिमेंटल रीजन में कितना चार्ज होगा, dq, बहुत छोटा सा चार्ज dq। अब ये dl लेंथ इतना छोटा है कि इसको हम लोग एक पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। जब ये पॉइंट हो गया और इस पॉइंट पे चार्ज dq है, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। बात ये है कि एक सिमेट्रिकल एलिमेंट है ना। यहां और यहां में सिमेट्री है, हर जगह सिमेट्री है। अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज करो,
उसके सिमेट्री में एक और पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हर जगह, क्योंकि ये बॉडी सिमेट्रिकल है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dl, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट dl मिलेगा, तो मैं एक यहाँ पे भी एलिमेंट dl कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। अब इस dl में भी कितना एलिमेंट होएगा? dq। सिमेट्री से हम लोग देख सकते हैं, ये सिमेट्री है, ठीक है ना, इधर तो फिर इधर से भी अवेलेबल। अब देखो, अब इस छोटे से एलिमेंट dl के कारण, जिसमें चार्ज dq है, इस dq के कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पे। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है इसकी, और ये स्लाइटली पॉजिटिव इन नेचर होता है, ये पॉजिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को, है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले मेरे को जाननी होगी, है ना, ये वाली डिस्टेंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इधर की तरफ रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा डी। छोटे से चार्ज के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिपल्सिव, ठीक है। और ये है इन दोनों के बीच की सेपरेशन, ठीक है। साथ ही साथ वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसी? अवे, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? ऐसी, ठीक है। ये भी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यों? क्योंकि ये भी छोटे से चार्ज dq के कारण है, छोटे से चार्ज के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड de, ठीक है। हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं, तो ये एंगल भी थीटा ही होएगा। क्यों होएगा मैं भी समझाता हूं। देखो, ये है हमारा रिंग, ऐसी हमारी रिंग है ना, ऐसी रिंग है हमारी, हाँ जी, ये है हमारी रिंग, और ये है हमारा, ये हमारी एक्सिस, ये कंप्लीट रिंग, ये एक्सिस, और ये है वो पॉइंट, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है आप देखना, वो है एंगल थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है वो चेंज नहीं होएगा, चाहे आप कहीं से भी एंगल बनाने की कोशिश करो, ये एंगल थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस तो फिक्स है ना, इसकी रेडियस फिक्स है, रेडियस फिक्स है तो ये वाला डिस्टेंस फिक्स हो गया, और ये सर्कमफेरेंस है, तो चारों तरफ सर्कमफेरेंस है, ये जो एंगल बनता हुआ दिखेगा वो हर जगह से बराबर होगा, चाहे आप यहाँ से बनाओ, चाहे आप यहाँ से बनाओ, चाहे आप यहाँ से बनाओ, हर जगह से एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप कहीं भी एलिमेंट ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री आपको मिलेगी, और सिमेट्री के कारण हर जगह एंगल थीटा होगा। अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लेते हो, अगर यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट मिलेगा, इसके कारण अगर यहाँ पे एंगल थीटा मिलता है तो आपको हर जगह से एंगल मिलता हुआ आके भी यहाँ पे भी थीटा एंगल मिलेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, हर जगह एंगल थीटा ही मिलेगा, है ना। इसलिए एंगल जो थीटा है हर जगह बराबर होगा, चाहे आप कहीं भी एलिमेंट क्यों ना ले लो, ठीक है। ये होगी हमारी कहानी। अगर मैं यहाँ पे भी एलिमेंट लेता हूँ तो सिमेट्री मिलेगी, और सिमेट्री के कारण क्योंकि ऐसे रखा हुआ है तो एंगल जो होगा वो थीटा ही होएगा, ठीक है। इसलिए एंगल थीटा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है ये हमारी पॉइंट। अब देखो, ये जो डी है ये तो ना तो एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है ना ही वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग इसका कंपोनेंट लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं। देखो, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होएगा? देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये एंगल थीटा होएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए। अब इस डी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, है ना। इस कंपोनेंट इधर की तरफ क्या कंपोनेंट होगा? जिधर एंगल उधर कॉस थीटा, क्या होएगा? डी कॉस थीटा, है ना। और ये जो डी है उसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, वो भी डी कॉस थीटा होगा। पहले इसको ब्रेक कर ले, इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? डी साइन थीटा, है ना। अब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा? डी कॉस थीटा, है ना। अब इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? डी साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऊपर की तरफ जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, अपोजिट में साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब ऐसे ऐसे चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ का भी एलिमेंट ले लो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम कहानी मिलेगी आपको, क्योंकि रिंग तो ऐसे है ना। अभी आपने लिया है ये वाला, तो आपको ऐसे
और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो आपको डी कॉस थीटा मिल रहा है। अगर आप ऐसे लोगे यहाँ से तब आपको ऐसे और ऐसे मिलेंगे एंगल, तब भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही मिलेगी, ऐसे और ऐसे। आप कहीं से भी एलिमेंट लो, थीटा थीटा एंगल मिलेंगे और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ ही आएगी, पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण। ठीक है, तो सबके कारण कहानी यही होगी, डी कॉस थीटा जैसे ये आया तो डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होता जाएगा और दूसरा वाला कंपोनेंट जो होगा डी साइन थीटा वाला वो कट होता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वेक्टर अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट, ये ऐड होते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे को डी कॉस थीटा मिलेंगे। ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स की कहानी हुई, लेकिन मेरे को पूरे रिंग के कारण चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पूरे रिंग के कारण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये डी कॉस थीटा ही कंपोनेंट आ रहा है, डी साइन थीटा वाला तो सारा कैंसिल होता चला जाएगा, डी साइन थीटा जो भी आएगा कैंसिल होता चला जाएगा, अपोजिट है दोनों। इसलिए मेरे को करना है क्या पड़ेगा, इस डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को ऐड करते जाना पड़ेगा पूरे रिंग के लिए। डी कॉस थीटा हर एक छोटे छोटे एलिमेंट ले लेके पूरे रिंग के थ्रू मेरे को डी कॉस थीटा को ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्यों ना कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं डी कॉस थीटा का। तो मेरे को ई नेट अगर चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के लिए, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अगर ये काम मैं कर दूं तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को डी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले डी की बात करते हैं, है ना। एक छोटे से पॉइंट चार्ज से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू। लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, ये पॉइंट में क्यू कितना है, डी क्यू है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सा डिस्टेंस होता है, चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस आर है ना। लेकिन इस आर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो गिवन नहीं है, हमने अज्यूम करा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, है ना। ये हमारी वैल्यू होगी आर की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा मैंने बताया एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वैल्यू एंगल की चेंज नहीं हो रही है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एक्स अपॉन आर, ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये डी की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, पुट करते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर। आर कांस्टेंट है क्या, हाँ कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है क्या, हाँ कांस्टेंट है। ठीक है, के कांस्टेंट है क्या, हाँ ये आर, हाँ ये सारे कांस्टेंट है। सिर्फ डी क्यू को ऐड करना है हमारे को, है ना। तो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले ले, के एक्स अपॉन आर क्यूब, है ना। ये स्क्वायर नहीं है, ये एरो लगाया था मैंने, ठीक है ना। ये आर क्यू बाहर आ जाएगा, हमारे को यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी क्यू। मतलब डी क्यू को ऐड करते जाना है। डी क्यू को ऐड करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस क्यू के पास पहुंच जाएंगे। डी क्यू ऐड करते करते हम लोग क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हमारी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जरा आर की वैल्यू तो हमारे को पता है, आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारे को आंसर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि आर जो इनिशियली है वो तो दिया नहीं गया था, अननोन था ना। तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो ई नेट की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। आर की वैल्यू कितनी है, आर की जो वैल्यू है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इसको और सॉल्व कर ले एक स्टेप, तो क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। किधर की तरफ होगी, ई नेट इधर की तरफ होगी, है ना। ई नेट इधर की तरफ क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, ई नेट की वैल्यू एक्सेस में। सेकेंड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट इट्स सेंटर।
सेंटर पे जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक्सिस की वैल्यू कितनी आई है, एक्सिस पे हमारे को ई नेट की जो वैल्यू आई है वो आई है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स जो है वो सेंटर से लेके इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू कम करते जाऊं तो मैं नजदीक आते जाऊंगा रिंग के, है ना। जितना मैं एक्स की वैल्यू कम करूंगा उतना ही एक्स के नजदीक रिंग के नजदीक आता चला जाऊंगा, है ना। अब मैं एक्स की वैल्यू कम करते 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 जीरो कर दिया। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, है ना। एक्स की वैल्यू अगर घटा के मैं जीरो कर दूं तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को करना क्या चाहिए, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम लोग कहां पे पहुंच जाएंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, है ना। सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। आइए, ई नेट सेंटर पे कितना हो जाएगा, के क्यू, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो के क्यू इंटू जीरो अपॉन ये वाला टर्म, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, ई नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे को, जीरो। हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलेगी सेंटर पे। और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप कार वगैरह में बैठे हो और ठंडा आ रहा है तो आप लोगों को कार में ही रहना चाहिए, बाहर निकलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और आपको कुछ नहीं होएगा। ठीक है, ये थी हमारी कैलकुलेशन छोटी सी एक्सिस पे और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके। आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।